डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर कहा करते थे, सफलता 4 चीजों से मिलती है। उन्होंने बताया कि अगर आपको सफलता पाना है तो वो 4 मूल मंत्र दिया करते थे। पहला, जिंदगी का लक्ष्य तय करो कि आपका जिंदगी का लक्ष्य क्या है। दूसरा, उस लक्ष्य के लिए जो जो एजुकेशन चाहिए, जो जो शिक्षा चाहिए, उस शिक्षा को अक्वायर कीजिए। तीसरा, कड़ी मेहनत कीजिए और चौथा, धैर्य बनाए रखिए। ये 4 चीजों से आपकी सफलता आपके कदमों चूमेगी। ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर कहा करते थे और शायद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी इसी बात पे चर्चा किया करते थे और वो कहा करते थे कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना ही दहाड़ेगा। और अगर आपके पास अच्छी शिक्षा है तो समाज में इसका एक अलग ही पहचान बनती है, अलग ही इसका सम्मान प्राप्त होता है वो बाकी लोगों की तुलना में। ठीक है, तो इस चैनल पे आने के लिए आप सभी को स्वागत है, क्योंकि इस चैनल से जीके जीएस का सवाल दिया जाता है जो सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। खासकर बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, बीपीएससी शिक्षक भर्ती, बिहार एसएससी या भारत में आयोजित होने वाली वो तमाम परीक्षाएं जिसमें जीके जीएस का सवाल बनता है, उन सभी परीक्षाओं के लिए वीडियो उपयोगी होने वाला है। अब आपको ये सुनकर अचंभव होगा कि ये वीडियो क्यों उपयोगी होने वाला है, तो ये वीडियो इसलिए उपयोगी होने वाला है क्योंकि इस चैनल पर इस सीरीज में पीवाईक्यूज प्रश्न कराए जाते हैं, यानी प्रीवियस ईयर पर प्रश्न, जो भी प्रीवियस ईयर पर आधारित प्रश्न है उसको यहाँ पे कराए जाते हैं और वो कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। और खासकर इस चैनल से ही क्यों जुड़े आप, तो इस चैनल से जुड़ने का एक मकसद है कि यहाँ पे जितने भी सवाल कराए जाएंगे उसका पहला आंसर और दूसरा उससे संबंधित जितना भी सवाल और प्रश्न बन सकता आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी को यहाँ पे फुल डिस्कशन कराया जाता है। ठीक है, अगर आप पहली बार इस चैनल पे विजिट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट कर जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, अन्यथा आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सीधी बात, नो बकवास पे चर्चा करेंगे और सबसे पहला सवाल से आपको रूबरू करा देते हैं। सबसे पहला सवाल आपको स्क्रीन के सामने नजर आ रहा होगा, क्योंकि ये करोड़पति वाला अमिताभ बच्चन साहब का सीरीज है नहीं। सबसे पहला सवाल कहता है कि सीएजी किस अनुच्छेद में उल्लेख है, सीएजी का। तो आपको उससे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि सीएजी का मतलब क्या है। तो सीएजी का मतलब होता है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। क्या? कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है। हिंदी में इसका बात करें तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है। और इसका जो नियुक्ति है, अगर इसकी नियुक्ति की बात करें तो इसका नियुक्ति प्रेसिडेंट यानी हमारे राष्ट्रपति करते हैं। और सीएजी किस अनुच्छेद में उल्लेख है, तो 148 अनुच्छेद में इसका उल्लेख मिलता है। और ये भाग, अगर भाग की बात करें तो ये भाग 5वां भाग में ये है। उसके बाद सीएजी, पहला सीएजी कौन व्यक्ति थे, तो पहले सीएजी थे आपके, ये पहला सीएजी जो आपके रहे वो कौन थे, तो आपके पहले सीएजी रहे थे, आपके पहला सीएजी आपके थे वी नरहरि राव, नरहरि राव थे। वी नरहरि राव पहले सीएजी रह चुके हैं। और वर्तमान सीएजी हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। वर्तमान सीएजी कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। तो आपकी इन चीजों से यहां से सवाल आपको याद करना पड़ेगा कि सीएजी 148 अनुच्छेद में है, भाग 5 में है। सीएजी का हिंदी मतलब नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है। सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। और इसे हटाया किस महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा सीएजी को हटाया भी जा सकता है। और पहले सीएजी हमारे वी नरहरि राव रहे और वर्तमान सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। और सीएजी का मतलब कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है। चलिए हम लोग सेकंड नंबर सवालों की ओर आगे बढ़ जाते हैं। सेकंड नंबर हमारा सवाल कहता है क्या कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ। तब मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में होता है। कहां पे होता है? तब बांग्लादेश की राजधानी ढाका के अंदर होता है। ठीक है, तब मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका के अंदर होता है। और करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे आगा खां और प्लस सलीमुल्लाह खां थे। ठीक है,
और बांग्लादेश की जो पैसा है वो कौन सा पैसा है? टका है। कौन सा है? टका है। ठीक है, आप ये भी याद रखिएगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 के अंदर बांग्लादेश की राजधानी ढाका के अंदर होता है और करने वाले व्यक्ति आगा खां और सलीमुल्लाह खां होते हैं और बांग्लादेश का पैसा का नाम है टका। और यहाँ पे एक और बात करें तो मुस्लिम लोगों के द्वारा मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मनाया गया था। तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा क्योंकि ये एसएससी एमटीएस का प्रीवियस ईयर का सवाल ये पूछ चुका है। ठीक है, तो यहाँ से आप इन चीजों को याद रखिएगा। चलिए हम लोग तीसरा नंबर सवालों की ओर आगे बढ़ जाते हैं। अगर हम लोग तीसरा नंबर सवाल की बात करें तो हमारा तीसरा नंबर सवाल ही कहता है कि ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इससे पहले आपको इस चीज की जानकारी होना चाहिए कि ओपेक का मतलब क्या होता है। तो ओपेक का मतलब होता है, ओ से होता है ऑर्गेनाइजेशन, पी से होता है पेट्रोलियम और ई से होता है एक्सपोर्टिंग और सी से होता है कंट्रीज, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, यानी वे देश इसमें शामिल है। ये एक संस्था और इसमें वे देश शामिल हैं जो कहीं ना कहीं पेट्रोलियम को एक्सपोर्ट करते हैं, यानी पेट्रोलियम को क्या करते हैं? निर्यात करते हैं। ठीक है, तो ओपेक का जो मुख्यालय है ये आपकी इराक की राजधानी बगदाद में, सॉरी इसकी जो मुख्यालय है वो ऑस्ट्रिया की राजधानी, ऑस्ट्रिया, ये ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना के अंदर इसका मुख्यालय स्थित है। और ओपेक का जो स्थापना है ये 1960 के अंदर इराक की राजधानी बगदाद में हुआ था। बगदाद में हुआ था। तो इस बात को आप याद रखिएगा कि ओपेक का मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री होता है। इसकी मुख्यालय ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है और इसका स्थापना 1960 के अंदर इराक की राजधानी बगदाद में हुआ था। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर नहीं आता, ये यूरोप महाद्वीप के अंदर आता है ऑस्ट्रिया और इसकी राजधानी होता है वियना। और वियना का ही चांसलर हुआ करता था मेटरनिक। 1815 की घटना है जिसमें वियना सम्मेलन हुआ था। इस बात को आप, ये 10th क्लास का पहला ही चैप्टर का ये प्रश्न था। ठीक है, चलिए हम लोग चौथा नंबर सवालों की ओर आगे बढ़ जाते हैं। अगर हम लोग चौथा नंबर सवाल की बात करें सर, तो चौथा नंबर हमारा सवाल कहता है कि किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एसएससी एमटीएस और जीडी में भी पूछा हुआ था कि किस ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। तो आपको एक बात बता दें कि सबसे छोटा ग्रह बुध और चमकीला ग्रह शुक्र, ये दोनों ग्रहों का कोई भी उपग्रह नहीं है। सबसे छोटा ग्रह की बात करें तो होता है बुध और चमकीला ग्रह की बात करें तो वो होता है शुक्र। सौंदर्य की देवी भी माना जाता है शुक्र को और शुक्र का जो आकार है ये हमारी पृथ्वी की आकार के ही बराबर है। इसलिए पृथ्वी का जुड़वा बहन या जुड़वा भाई शुक्र को ही कहा जाता है। और भोर का तारा और सांझ का तारा, भोर का तारा और सांझ का तारा भी शुक्र को ही कहा जाता है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। और शुक्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर जरूर बताइएगा कि शुक्र का अन्य नाम क्या है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह हमारा चंद्रमा है। कौन सा है? चंद्रमा है। और चंद्रमा का अध्ययन सेलेनोग्राफी कहलाता है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। ठीक है, अगर सबसे बड़ी ग्रह की बात करें तो सबसे बड़ा ग्रह हमारा, ये सबसे बड़ा ग्रह की अगर हम लोग बात करें तो वो हमारा बृहस्पति हो जाता है, जिसे इंग्लिश में जुपिटर के भी नाम से जाना जाता है। और रेड ग्रह की बात करें यानी लाल ग्रह कौन सा है? लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है। और मंगल और बृहस्पति के बीच में एक बेल्ट पाया जाता है जिसे एस्टेरॉयड बेल्ट या क्षुद्र ग्रह की पट्टी भी कहते हैं। और क्षुद्र ग्रह की पट्टी के बाहर यानी बृहस्पति के साइड जो भी ग्रह स्थित हैं उसे बाहरी ग्रह के नाम से जाना जाता है। और मंगल ग्रह के जो इधर स्थित है इसे आंतरिक ग्रह के भी नाम से जाना जाता है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए 5वां नंबर सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अगर हम लोग 5वां नंबर सवाल की बात करें तो 5वां नंबर हमारा सवाल कहता है कि कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? क्या विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो नदी है। कांगो नदी।
ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे 2-3 सवाल की बात करें तो पहला एक और सवाल बन जाएगा कि मकर रेखा को 2 बार कौन काटता है? मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी तो वो है लिम्पोपो नदी, लिम्पोपे नदी। ठीक है, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोपे नदी, और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो वो है माही नदी। तो इस बात को भी आप याद रखिएगा कि विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है कांगो नदी, और मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोपे नदी है, और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी है सर। ठीक है, चलिए छठा नंबर सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, अगर ये सीरीज आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा। अगर हम लोग छठा नंबर सवाल की बात करें तो छठा नंबर हमारा सवाल कहता है कि सेंटेलिनीज जनजाति कहाँ की जनजाति है? क्या कि सेंटेलिनीज जनजाति कहाँ की जनजाति है? तो ये जो है अंडमान एंड निकोबार की जनजाति है, सेंटेलिनीज जनजाति। अगर अंडमान निकोबार की बात करें कि यहाँ पे और कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है, तब पहला हो जाएगा ऊंज जनजाति, ऊंज जनजाति, जारवा जनजाति, जारवा जनजाति, उसके बाद सैम्पेन जनजाति, सैम्पेन जनजाति, और भी बात करें तो महाअंडानी, महाअंडानी जनजाति, महाअंडानी जनजाति। तो सेंटिनलीज जनजाति, ऊंज जनजाति, जारवा जनजाति, सैम्पेन जनजाति और महाअंडवानी जनजाति, ये सभी अंडमान एंड निकोबार की जनजाति है। और एक यहां से और भी क्या सवाल बन जाएगा कि भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क जिसका नाम है साउथ बटन नेशनल पार्क, ये भी कहां पड़ता है? तो ये भी अंडमान एंड निकोबार में ही पड़ता है। ठीक है, और भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान यानी भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस राष्ट्रीय पार्क, ये कहां पड़ता है? तो ये लद्दाख में पड़ता है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग 7वां नंबर सवालों की ओर आगे बढ़ जाते हैं। अगर हम लोग 7वां नंबर सवाल की बात करें तो 7वां नंबर हमारा सवाल बनता है कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है। ठीक है, अगर आप यहाँ से एक और बात करें कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो घेंघा रोग हो जाता है, घेंघा रोग, जिसमें थायराइड ग्लैंड जो है ये बढ़ जाता है। ठीक है, जिसमें आवश्यकता से अत्यधिक गला का फूलना, डेट इज कोल्ड घेंघा रोग कहलाता है। ठीक है, तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, जिसमें थायराइड ग्रंथि क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। और थायराइड ग्लैंड जो है ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। और अगर हम लोग ऐसे बात करें कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ग्रंथि है, जिसे हम लोग लीवर या हिपेट के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। और यकृत के ही ऊपर यानी कि लीवर के ही ऊपर में अधिवृक्क नहीं, किडनी के ऊपर में अधिवृक्क ग्रंथि स्थित होता है। ठीक है, चलिए हम लोग 8वां नंबर सवालों की ओर आगे बढ़ जाते हैं। 8वां नंबर सवाल की बात करें तो 8वां नंबर हमारा सवाल बनता है कि भारतीय तिरंगा को कब अपनाया गया? तब भारतीय तिरंगा को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। और भारतीय तिरंगा का डिजाइन किसने तैयार किया? तब भारतीय तिरंगा का जो डिजाइन तैयार किए थे उनका नाम है पिंगली वेंकैया, पिंगली वेंकैया, पिंगली वेंकैया नाम है जो भारतीय तिरंगा को डिजाइन करने का काम किए थे। और भारतीय तिरंगा को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। इस तिरंगा को दिल से सैल्यूट है। चलिए 9वां नंबर सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अगर हम लोग 9वां नंबर सवाल की बात करें तो 9वां नंबर हमारा सवाल बनता है कि तराइन का पहला युद्ध कब लड़ा गया था? तो तराइन से संबंधित 3 युद्ध लड़ा गया। पहला तराइन का प्रथम युद्ध, उसके बाद तराइन का द्वितीय युद्ध, और तराइन का द्वितीय युद्ध के जस्ट बाद चंदावर का युद्ध हुआ था। और चंदावर का युद्ध के बाद तराइन का तीसरा युद्ध लड़ा गया। तराइन का जो पहला युद्ध हुआ था वो 1191 ईस्वी में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान प्लस मोहम्मद एमडी गौरी यानी मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ा गया, जिसमें पृथ्वीराज चौहान का विजय हुआ था। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा।
तराइन का जो दूसरा युद्ध है वो 1192 ईस्वी में होता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गौरी और जयचंद थे। जयचंद, अब ये जयचंद क्यों शामिल हुए? तो जयचंद का इस युद्ध में शामिल होने का सबसे बड़ा कारण था कि जो जयचंद की बेटी थी संयोगिता, वो पृथ्वीराज चौहान के साथ उसका शादी हो जाता है, जिससे जयचंद नाराज हो जाते हैं और वो मोहम्मद गौरी के साथ, मतलब कि पृथ्वीराज चौहान के जो दुश्मन था उसके साथ मिलकर पृथ्वीराज चौहान को 1192 तराइन के दूसरा युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हरा देते हैं। ठीक है, और जाकर फिर चंदावर का युद्ध होता है, ये जयचंद और एमडी गौरी के बीच में। उसके बाद तराइन का तीसरा युद्ध होता है 1215 ईस्वी में, जिसमें इल्तुतमिश और उसमें यारद्वाज राजा हुआ करते थे, उनके बीच में लड़ा गया था। ठीक है, तो आप यहां से इतना सवाल बनता है, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से वीवीआई है, इस सवाल पे आप फोकस कीजिए। चलिए इस सीरीज का लास्ट प्रश्न 10वां नंबर सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। 10वां नंबर सवाल का आता है कि बांसुरी के प्रसिद्ध व्यक्ति कौन कौन है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कर जरूर बताइएगा कि बांसुरी से कौन व्यक्ति संबंध रखते हैं। ऐसे हम दो नाम बता देते हैं जो बहुत बड़े नाम है बांसुरी के गीत में। पहला नाम आ जाता है आपका हरिप्रसाद चौरसिया। हरिप्रसाद चौरसिया नाम है। दूसरा युद्ध आपको दिखा देता कुंजामणि है। उधर पन्नालाल घोष हैं। और भी कौन कौन से नाम है जो बांसुरी से प्रसिद्ध व्यक्ति रहे, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।